प्यारे बच्चों, आज आपके सुरेंद्र सर एक फिर से नया वीडियो लेके आए हैं आपके लिए क्लास 11th का फिजिक्स का। जो क्लास 11th फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर से पहले कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन होता है, उस इंट्रोडक्शन को लेके आ रहा हूँ। और जो हुआ करता था पहले फिजिकल वर्ड से रिलेटेड, लेकिन वो फिजिकल वर्ड नहीं था और अब वो चैप्टर हटा दिया गया है। अब उसमें लेकिन कुछ इंट्रोडक्शन हमें उसके टर्मिनोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए, जो हमें अभी तक पता नहीं था, है ना। तो इसमें पहली बात तो मैं फिजिक्स क्या होता है, फिजिक्स क्या होता है ये शायद मैंने पहले लेक्चर में कभी भी आपको बताया था। फिजिक्स एक ऐसा साइंस की एक ऐसी ब्रांच है, फिजिक्स एक साइंस की ऐसी ब्रांच है जो क्या करता है, नेचुरल फिनोमेना को स्टडी करता है और नेचुरल फिनोमेना को स्टडी करता है और उसके कुछ बेसिक लॉज होते हैं जिनको ओबे करता है। ठीक, अब बात ये आती है कि नेचुरल फिनोमेना, अ ब्रांच ऑफ साइंस, अ ब्रांच ऑफ साइंस, अ ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of with the study of natural phenomena and obeys its लॉ। जो भी फिनोमेना होता है वो कुछ बेसिक चीजों को फॉलो करता है और उसके लॉ को क्या करता है, ओबे करता है। अब इसमें जैसे एक कंडीशन बनी है आपके पास, पहली कंडीशन आ गई, जैसे मैं आपको एक बता दूं कि फॉर्मेशन ऑफ रेनबो ये क्या था, बहुत कॉमन है। फॉर्मेशन ऑफ रेनबो क्या हमने बनाया, नहीं बनाया, खुद बन गया। वो हमें नेचर में बन के दिखा। अब उसके बाद अब उसको हमने स्टडी की, यार ये रेनबो कैसे बना होगा। तो ये है नेचुरल फिनोमेना। और उस रेनबो बनने के हमेशा सीधा कभी नहीं बना, रेनबो कभी ऐसा नहीं बना, रेनबो कभी ऐसा नहीं बना, और रेनबो हमेशा ऐसे ही, रेनबो हमेशा ऐसे बना। और क्यों ऐसा बना, क्वेश्चन ये होता है कि रेनबो हमेशा जो होता है वो आपका टिल्टेड ही बनता है, क्यों ऐसा बना। इसके बाद उसने आपको डिस्कस करने की कोशिश की। और दूसरी कंडीशन, इस रेनबो में आपके पास 7 कलर थे। अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये रेनबो था और इसमें कितने कलर थे आपके पास, 7 कलर थे। तो 7 कलर थे। अब वो 7 कलर कहीं भी लग सकते थे। सबसे नीचे आपका वॉयलेट क्यों आया, सबसे ऊपर आपका रेड क्यों गया, भैया नेचुरली हुआ, हमने नहीं लगाया, वो खुद से खुद जनरेट हो गया। तो उसके लिए एक कंडीशन थी कि भैया वहां पे क्या था कि ये आपका नेचुरल फिनोमेना था और उसको स्टडी करते हैं। अब ये कुछ लॉ, नीचे वॉयलेट क्यों आया है, उसके वेवलेंथ के बाद में हमें ये डिसाइड हुआ कि भैया उसके वेवलेंथ के अकॉर्डिंग आया होगा, ऊपर भी उसके वेवलेंथ के अकॉर्डिंग आया, उसको हमने डिस्कस किया। तो ये कंडीशन होती है आपके पास नेचुरल फिनोमेना। अब फिजिक्स जो दो चीजों पर विश्वास करता है, एक है आपके पास, पहला है ये है रिडक्शन, पहला क्या है, रिडक्शन, और दूसरा है यूनिफिकेशन। पूरी फिजिक्स इस पे यूनिफिकेशन, पूरी फिजिक्स इस पे डिपेंड है, रिडक्शन और यूनिफिकेशन। मैंने इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन वाले लेक्चर में इसको बताया था। रिडक्शन का मतलब था डिफरेंशिएशन और यूनिफिकेशन का मतलब क्या था, इंटीग्रेशन। अब इसमें क्या था कि रिडक्शन में क्या रहता है कि ये बहुत बड़े, बिगर और कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स थिंग्स को स्मॉलर करके स्टडी करता है, स्मॉलर देन स्टडी। ये बहुत बड़ी चीजों को छोटा करके तब हम उसको स्टडी करते हैं, तो ये क्या हो गया, रिडक्शन। तो क्या हो गया, रिडक्शन। अब इस रिडक्शन में भी यहाँ पे देखो, अब जो छोटी छोटी चीजें हैं उन सारी चीजों को हमने मिलाने के बाद द बिगर थिंग, यानी अब ये जो रिडक्शन जो स्मॉलर थिंग को आफ्टर स्टडी आफ्टर study the smaller things, we unified it, हमने इसको यूनिफाइड कर दिया, फिर इसको बड़ा बना दिया। ठीक है, तो ये कंडीशन आपकी इसके बाद आती है। अब यहाँ पे एक कंडीशन आती है हमारे पास डोमेन की, जिसकी डोमेन, यहाँ पे बात आती है आपके पास डोमेन की।
अब डोमेन का मतलब क्या हो गया कि इसने जैसे पूरी फिजिक्स थी, इसको पूरी फिजिक्स को इसने बेसिकली 2 या 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, या तो बहुत सारे पार्ट में, लेकिन क्लास 11th के लिए इतना काफी है क्योंकि इस टाइम पे मैं लगभग एनसीईआरटी को फॉलो करवा रहा हूँ, तो उसके उतने बेसिस पे जा रहा हूँ, और कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको मैं बाद में फॉलो करवा दूंगा, और इसके बाद एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद मैं फिर आईआईटी जेईई के लिए भी आपके लिए प्रिपेयर कराऊंगा। तो यहाँ पे क्या हो गया कि डोमेन एक होता है आपके पास मैक्रोस्कोपिक डोमेन, मैक्रोस्कोपिक डोमेन, मैक्रोस्कोपिक डोमेन। इसका मतलब क्या हो गया कि डोमेन का मतलब ये उस चीजों को स्टडी करता है। डोमेन मतलब मेन काम करने वाला जो चीज है वो है मैक्रोस्कोपिक। अब यहाँ इसके बाद ये क्या हो गया, ये हो गया माइक्रोस्कोपिक डोमेन। कौन सा है? माइक्रोस्कोपिक डोमेन। ये कौन सा हो गया? माइक्रोस्कोपिक डोमेन। अब ये क्या है? माइक्रो का मतलब होता है, मैक्रो का मतलब होता है बड़ी चीजों का, ये होता है बिगर थिंग, बिगर थिंग्स को, इनको ये स्टडी करता है। और माइक्रो का मतलब होता है स्मॉलर थिंग्स। ये क्या हो गया? स्मॉलर थिंग्स। अब इसमें से ये स्मॉलर कैसे हो गया? जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एक्स रेज और गामा रेज, बीटा रेज, तो इन सारी चीजों के बारे में बात करेगा। और यहाँ पे बड़े बड़े चीजों के बारे में जिनको हम विजिबल है, जिनको हम देख सकते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है। अब ये आपके 2-3 कंडीशन हो गए। एक हो गया आपके पास मैक्रो डोमेन, एक हो गया आपके पास मैक्रो, एक हो गया माइक्रो। माइक्रो के लिए का मतलब हो गया छोटी छोटी चीजों के बारे में डिस्कस करना, एटम्स, न्यूक्लियाई, एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और एटॉमिक रेडियाई, और उससे रिलेटेड की एनर्जी का फॉर्मेशन। और प्लस हम ये कह सकते हैं ये सब किस में जाएंगे आपके माइक्रोस्कोपिक में। माइक्रोस्कोपिक में टेरेस्ट्रियल बॉडीज, एस्ट्रोनॉमिकल की जो कंडीशन आती हैं उसमें, बिग बॉडीज जिसको हम बाद में ग्रेविटेशन के लिए यूज करते हैं, जो भी हम देखते हैं टेरेस्ट्रियल बॉडीज में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रोस्कोपिक बॉडीज। ठीक है। अब इसमें भी जो माइक्रोस्कोपिक बॉडीज होती है, इसको हम लोग बोलते हैं क्लासिकल फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स। अब यहाँ पे देखो, इसने पूरे फिजिक्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, और ये वाले जो तुम होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स। इसको क्या बोलते हैं? मॉडर्न फिजिक्स। एक को बोलते हैं क्लासिकल फिजिक्स और एक को बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स किसको बोलेंगे? जिसमें हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में बात करेंगे, उसको कौन सा फिजिक्स बोलेंगे? मॉडर्न फिजिक्स। और बाकी उसको कौन सा बोलेंगे? क्लासिकल फिजिक्स। है ना। और अब उसके बाद जो सिस्टम ऑफ, अब इसमें कुछ आपको बताया जाता है कि भैया आज हम लोग कहते हैं कि आज कौन सा चैप्टर चल रहा है, तो उसमें कोई कहता है यार हमारा मैकेनिक्स चल रहा है, कोई कहता है यार हमारा ऑप्टिक्स चल रहा है, कोई कहता है हमारे पास यार डायनेमिक्स चल रहा है, कोई कहता है थर्मोडायनेमिक्स चल रहा है ना, कोई कह रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक चल रहा है। तो इन सारी चीजों को हमें इसमें डिस्कस करनी है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि जो क्लासिकल फिजिक्स में है, क्लासिकल फिजिक्स में अब कौन सी, अब होप दैट क्लासिकल फिजिक्स आपको समझ में आ रहा होगा। क्लासिकल फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स का मतलब जिसमें टेरेस्ट्रियल और एस्ट्रोनॉमिकल चीजों के बारे में डिस्कस करेगा, उसको हम क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं। इसके कुछ ब्रांचेज होते हैं, इसके कुछ ब्रांचेज हैं, और ये ब्रांचेस आपके पास ये और आपके पास ये कंडीशन आ रही। तो पहला जो इसमें जो ब्रांच था उसको हम लोग मैकेनिक्स कहा, उसको हम लोगों ने क्या कहा? मैकेनिक्स कहा। अब ये मैकेनिक्स चल रही है। मैकेनिक्स का मतलब क्या हो गया? ये फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जहां पर हम, मैकेनिक्स का मतलब हो गया एनर्जी से, एनर्जी का मतलब मसल से, जो भी चीजें हमें रिजिड बॉडी के बारे में जिनमें मसल्स का यूज होता है, जिसमें एनर्जी का फॉर्मेशन बनता है, यूज होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? मैकेनिक्स। मतलब जैसे स्टडी अबाउट द रिजिड बॉडी, स्टडी अबाउट रिजिड बॉडी, रिजिड का मतलब क्या? ठोस बॉडीज के बारे में। ठीक है, रिजिड बॉडीज। अब इसमें इसमें क्या क्या हो गया इस, बिकॉज ये आपके पास क्या है कि बेसिकली बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको जानकारी होनी चाहिए, इसकी वजह से बाकी एग्जाम के पर्पज के लिए कुछ है नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए भैया ये चीजें क्या होती हैं। और जो मैकेनिक्स में क्या होता है कि मैंने ये कह दिया कि स्टडी अबाउट द रिजिड बॉडीज, जो रिजिड का मतलब ठोस, ठोस बॉडी के बारे में ये क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। और
कोई जरूरी नहीं कि रिजिड बॉडी के बारे में ही होगा, लिक्विड के बारे में बात कर सकते हैं, लिक्विड के बारे में बात कर सकता है, जिसको हम देख सकते हैं जिसमें एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, तो दैट इज इक्वल टू दिस वन। अब क्वेश्चन ये होता है कि क्या हम इसमें गैस के बारे में बात कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, है ना। तो इसमें हम लोग वेव्स के बारे में बात कर सकते हैं, वेव्स का मतलब हो गया प्रोपोर्शन ऑफ रॉकेट के बारे में बात कर सकते हैं, और इन सारी चीजों के बारे में हम इसमें बात कर सकते हैं। और दूसरी कंडीशन आती है, एक तो हो गया मैकेनिक्स और दूसरी कंडीशन आ गई थर्मोडायनेमिक्स। अब यहाँ पे देखो थर्मोडायनेमिक्स। अब देखो थर्मोडायनेमिक्स गैस के बारे में बात कर सकते हैं इसमें। इस बात में हम इसको क्लास 11th का एक टॉपिक है, उसको हम लोग कहते हैं सॉलिड मैकेनिक्स, उसको हम कहते हैं लिक्विड मैकेनिक्स। और बाकी एक काइनेटिक थ्योरी ऑफ द गैसेज आता है, काइनेटिक क्योंकि एनर्जी का फॉर्मेशन होता है उसमें, और इसकी वजह से वो भी काइनेटिक एनर्जी के में ट्रांसफॉर्मेशन है, इसका मतलब वो भी मैकेनिक्स में आ सकते हैं। ठीक है। अब थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग क्या करेंगे, देखो थर्मल का मतलब होता है हीट, डायनेमिक्स का मतलब होता है चेंजेस, जितनी भी चीजों में हीट चेंजेस होता है तो दैट इज नोन एज द थर्मोडायनेमिक्स। इस वाले में हम क्या करेंगे, जहां पे जिस भी बॉडी में हीट चेंजेस से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी उसको हम थर्मोडायनेमिक्स में स्टडी करेंगे, है ना। और अब उसके बाद और इसमें थर्मोडायनेमिक्स में हम इसमें बेसिकली हम गैसियस सिस्टम के बारे में बात कर सकते हैं, इसमें गैसियस सिस्टम के बारे में हम बेसिक से इसमें काम कर सकते हैं। ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स में जितने भी होते हैं वो गैसियस सिस्टम के लिए हम उसको यूज करते हैं। क्या सॉलिड और गैसेस अगर एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है तो वो तो फिर मैकेनिक्स में ही आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा थर्मोडायनेमिक्स हो गया। ठीक है। और नेक्स्ट कंडीशन इसके इसके बाद की जो कंडीशन आती है वो आती है आपके पास इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। यहाँ पे आ गया इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ये हो गया इलेक्ट्रोडायनामिक्स। अब देखो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में क्या है, जिससे उसे क्लियर ही पता चल रहा है, इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या, इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रिक में जो चेंजेस हो रहा है उसके डायनेमिक्स का तो है ही है, तो इसका मतलब क्या हो गया आपके पास चेंजेस हो रहे हैं, जो भी उसमें इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो भी चेंजेस हो रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। अगर हम बात कर सकते हैं इसमें, ये आपके बेसिकली इलेक्ट्रिक, और इसको हम बात कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फिनोमिना के बारे में बात करेगा, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फिनोमिना के बारे में बात करेगा, किसके बारे में, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फिनोमिना के बारे में बात करेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स कहते हैं। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट कंडीशन आती है इसमें आती है ऑप्टिक्स। फोर्थ आती है आपके पास ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स की भी कितनी कंडीशंस हैं, इस ऑप्टिक्स में हम लोग जितना भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी हम इसमें विजिबिलिटी के बारे में बात करेंगे, इसको क्या कहना चाहिए, ऑप्टिक्स में हम रे हो गया, वेव हो गया, लाइट के बारे में स्टडी कर सकते हैं, और जितने भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, आई हो गया, टेलीस्कोप हो गया, माइक्रोस्कोप हो गया, इन सब के बारे में हम इसमें बात कर सकते हैं। किस किस के बारे में, एक रे से हो गया मतलब लाइट और उसकी लाइट के बारे में हम स्टडी कर सकते हैं उसमें, एंड उसके नेचर के बारे में, एंड इट्स नेचर एंड बिहेवियर, इसके बारे में बात कर सकते हैं, नेचर एंड बिहेवियर के बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है। और प्लस इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात कर सकते हैं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम बात कर सकते हैं, है ना। ये इतनी सारी चीजें होगी, किसमें, लाइट में कर सकते हैं, और उसके नेचर के बारे में बात कर सकते हैं, उसके बिहेवियर के बारे में बात कर सकते हैं, और इवन किसमें, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जितने भी टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, चाहे वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो, सिंपल माइक्रोस्कोप हो, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप हो, या फिर रिफ्लेक्टिव टेलीस्कोप हो, सबके बारे में उसमें बात कर सकते हैं। ये आपके पास ऑप्टिक्स में। अब नेचर के बारे में क्यों क्यों कहा मैंने, क्योंकि लाइट दो नेचर को फॉलो करता है, एक तो पार्टिकल नेचर को फॉलो कर रहा है और एक वेव नेचर को फॉलो कर रहा है। फिर इसमें भी इसने इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक, अगर इसने लाइट को जो पार्टिकल नेचर को फॉलो करेगा तो उसको हम रे ऑप्टिक्स कहते हैं, और जो वेव नेचर को फॉलो करेगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेव ऑप्टिक्स कहते हैं। इसमें दो कंडीशन हो गई। अब देखो फिजिक्स क्या था, क्लासिकल फिजिक्स को हमने चार पार्ट में तोड़ दिया, इनको इंडिविजुअली स्टडी किया, और इसको स्टडी करने के बाद एक नई चीज बन गई, वो क्या, क्लासिकल फिजिक्स। ऐसे ही मॉडर्न फिजिक्स मैंने आपको बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में, एटम्स के बारे में, न्यूक्लियर के बारे में, रेडियो एक्टिविटी के बारे में, कार्बन डेटिंग के बारे में, और उनके सारे रिलेटेड उसमें बात करते हैं। तो ये भी आपके एक कंडीशन आ गई, तो दैट इज नोन एज उसमें रेडिएशन के बारे में बात कर सकते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लासिकल मॉडर्न फिजिक्स।
होप दैट कि इतना समझ में आ रहा होगा, है ना। ये तो खैर फर्स्ट थ्योरेटिकल एक बेसिक इन्फॉर्मेशन इंफॉर्मेटिव वीडियोस थी, और इसलिए मैंने उसको इतना ही होकर रखा है। जो नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट लेक्चर में जो आने वाला है उसमें आपका यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट जो मेन चैप्टर का स्टार्ट होगा। टिल देन जब तक मैं इसको रब करूं, आप वीडियो को पॉज करके नोट्स बना लें, और नोट्स बनाने के बाद वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आप इसको वीडियो को पॉज करके इसके नोट्स बना लें। हाँ, अब है कुछ फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं। हाँ, कुछ फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। नेचर में कुछ फोर्सेस होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। इसका जो फर्स्ट पॉइंट है, इसका जो फर्स्ट पॉइंट है फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर का, फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, इसमें सबसे पहले तो आपका आता है ग्रेविटेशनल फोर्स। सबसे पहले क्या आता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स। सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या था कि इसने क्या कर दिया कि दो ऑब्जेक्ट को रखा था। एक ऑब्जेक्ट का मास आपका m1 था, ये क्लास 9th का टॉपिक है। एक आपका m1 था और एक का आपका मास कितना था? m2 था। इन दोनों को इसने r डिस्टेंस पे रखा हुआ था, है ना। इन दोनों के बीच में एक फोर्स एक्सपीरियंस हुआ, जिसको इसने कह दिया कि m1 m2 अपॉन ऑफ r स्क्वायर। तो जब हमने इस साइन को हटाया तो यहाँ पे बचेगा g m1 m2 अपॉन ऑफ r स्क्वायर। ये आपका ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, है ना। ये फंडामेंटल नेचर में हमें मिला। सेकंड था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था, इसमें भी यही कंडीशन थी। इसमें क्या था? यहाँ पे मास के बदले हमने क्या रख दिया? यहाँ पे Q1 रखा और यहाँ पे Q2 रखा। इसके बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई? R हो गई। कितनी हो गई इसके बीच की डिस्टेंस? R। तो अब यहाँ पे कंडीशन क्या हो गई कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेम एज Q1 अपॉन ऑफ Q2 अपॉन ऑफ R स्क्वायर। अब यहाँ पर F इज इक्वल्स टू कुछ के इसके बदले में G कांस्टेंट के बदले में Q1 अपॉन ऑफ Q2 अपॉन ऑफ R स्क्वायर, ये हो गया। तो इस फोर्स का नाम दे दिया गया Fg, ग्रेविटेशनल फोर्स, या न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहते हैं, और इसको बोलते हैं कूलम्बिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और कूलम्बिक लॉ। कूलम्बिक लॉ कौन सा हो गया? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड कूलम्बिक लॉ। ये कंडीशन आपकी इसके लिए हो गई। क्लियर? फर्स्ट क्या हो गया आपके? इलेक्ट्रोस्टैटिक ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। सेकंड हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसका नाम था F इक्वल्स टू 1/4 पाई ऑप्शन नहीं सॉरी F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन ऑफ R स्क्वायर। हो सकता है यहाँ पर आपको बुक में ये K इक्वल्स टू ये ऐसा भी दिया होगा, F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड Q1 Q2 अपॉन ऑफ R स्क्वायर। इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, एक क्लास 12th का टॉपिक है, क्लास 12th में फिर आपको बता देंगे इसको। तो ये हो गया F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन ऑफ R स्क्वायर, ठीक है। अब नेक्स्ट फोर्सेस जो होता है आपके पास न्यूक्लियर फोर्सेस। कैसा कौन सा फोर्सेस होता है? न्यूक्लियर फोर्सेस। अब न्यूक्लियर फोर्सेस में यहाँ पे है न्यूक्लियर फोर्सेस। अब आपको क्लियर हो रहा है कि जहां पर सेम यही कंडीशन है, दो न्यूक्लियस के बीच का एक यहाँ से आइदर अट्रैक्शन हो सकता है, सॉरी ये रिपल्सिव हो सकता है, और दूसरी कंडीशन आपके पास क्या हो सकता है? ये आपका एक न्यूक्लियस है तो यहाँ पर आपका अट्रैक्टिव भी हो सकता है ना। दोनों फोर्सेज है तो ताकि अगर ये पॉजिटिव नेगेटिव के होंगे तो ये क्या होंगे? आपके पास अट्रैक्ट हो जाएंगे। अगर ये नेगेटिव के होंगे तो क्या हो जाएंगे? रिपल हो जाएंगे। देखो दोनों में कंडीशन, सब में तीनों में एक ही कंडीशन आ रही है। यहाँ पर मास लिया, यहाँ पे उसने चार्ज दिया, यहाँ पे आपने क्या ले लिया? न्यूक्लियस। यानी द फोर्सेस बिटवीन द टू न्यूक्लियस, फोर्सेस बिटवीन टू न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस के बीच का जो फोर्स है उसको हम लोगों ने कौन सा फोर्स बोला? न्यूक्लियर फोर्स बोल रहे हैं, है ना। अब इसमें भी अलग अलग कंडीशन होती है। अब इसको हम न्यूक्लियर फोर्सेस है तो यही। अब ये आपके दो कंडीशन होती है। अगर ये फोर्स बहुत ज्यादा, इफ दिस फोर्स इज स्ट्रॉन्ग,
अगर ये फोर्स स्ट्रॉन्ग है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। क्या बोलते हैं इसको, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, अगर ये वायर पे वीक हो गया, इफ फोर्स इज वीक, इफ फोर्स इज वीक, अगर ये फोर्स आपके पास वीक हो गया तो हम इसको क्या बोलते हैं, वीक न्यूक्लियर फोर्स। क्या बोल देते हैं, वीक न्यूक्लियर फोर्स। के बाद में आप केमिस्ट्री और फिजिक्स में दोनों में पढ़ोगे तो उसका वो कंडीशन आपके पास जनरेट, वो कंडीशन आपको मिलती चली जाएगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, अब कुछ लॉज ऑफ कंजर्वेशन आते हैं। लॉज ऑफ कंजर्वेशन, ये भी ट्रू है, लॉज ऑफ कंजर्वेशन, कंजर्वेशन। अब इसमें क्या है, लॉज ऑफ कंजर्वेशन में क्या है, कंजर्वेशन है इसमें जितना पहले था उतना ही बाद में रहता है, मतलब एनर्जी कंजर्व होती है। अब इसमें भी फर्स्ट आ गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यहाँ पे हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये हो गया। और दूसरा हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्या बन गया आपके पास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। दूसरा क्या बन गया, लीनियर मोमेंटम, ये तो आ गया है ना। और तीसरा बच गया, और होने को एंगुलर मोमेंटम का भी की कंडीशन आती है, लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम का, लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। क्या हो गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये भी कंडीशंस में आती हैं। और लास्ट में हम लोगों ने एक और कंडीशन मिल सकती है, इसमें आ गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसमें और क्या आ सकता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी आपका आ सकता है ना। तो इतने बेसिक्स लॉ हैं जो आपके फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड थे, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। और वीडियो को पॉज करके आप वीडियो नोट्स बना लें, और चैनल को अगर लेक्चर पसंद आया हो, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन, ओके, बाय बाय।